हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप जानते हैं आज करंट अफेयर का डे 15 है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डे 15। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा सेतुओं का शुभारंभ किया है। इनका निर्माण कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने जम्मू कश्मीर में दो महत्वपूर्ण पुलों देविका और पुनेजा का शुभारंभ किया है। देविका पुल 10 मीटर लंबा है, जिसका निर्माण 75 लाख रुपए की लागत के उधमपुर जिले में किया गया है। इसके जरिए उधमपुर नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकेगा और सेना के काफिले और वाहनों को गुजरने में आसानी होगी। इसी प्रकार पुनेजा पुल की लंबाई 50 मीटर है, जिसका निर्माण 4 करोड़ रुपए की लागत से डोडा जिले में किया गया है। इन पुलों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने किया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि ऑप्शन नंबर सही होगा आपका ए। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को स्वीकृति दे दी। इस आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 340 या अनुच्छेद 350। तो आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों OBC के भीतर उप श्रेणीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी है। कोविड-19 के चलते इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश श्रीमती जी रोहिणी द्वारा की जा रही है। यह आयोग OBC और का उप श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के संवाद कर इस विषय की जांच कर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 340। तो आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। भारत में किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शंस हैं 2024, 2025, 2028 या 2030। तो इसका सही आंसर है 2025। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 के लगभग 24.04 लाख टीबी रोगियों को अधिसूचित किया गया है, जो वर्ष 2018 की तुलना में 14% है। इसी प्रकार सभी अधिसूचित टीबी रोगियों की HIV जांच का प्रावधान 2018 में 67% से बढ़कर 2019 में 81% हो गया है। निक्से प्रणाली के माध्यम से टीबी रोगियों की ऑनलाइन सूचना प्राप्त की जा रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 2025 तक देश के टीबी खत्म करने का लक्ष्य तय किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रीडनाइज की शुरुआत की है। इसे निम्न में से किसके सहयोग से शुरू किया गया है? ऑप्शंस है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, IBM या विप्रो। तो इसका सही आंसर है IBM। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि सही आंसर क्या है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने IBM के माध्यम से IBM के साथ पार्टनरशिप के तहत एक फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल बिल्ड रीइग्नाइट की शुरुआत की है।
इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य भारत में नौकरी तलाशने वाले लोगों तक पहुंच बनाना और बिजनेस ऑनर को नए संसाधन प्रदान करना। इस प्लेटफॉर्म के जरिए नौकरी चाहने वाले लोग, निजी व्यवसाय मालिक, उद्यमी और सीखने की आकांक्षा रखने वाले कोई भी व्यक्ति बिना किसी लागत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड डेटा या एनालिटिक्स और सुरक्षा जैसे विषयों पर उद्योगों के लिए उपयोगी और नए कौशल सीख सकता है। इसमें छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए वित्तीय प्रबंधन, व्यवसाय रणनीति, डिजिटल रणनीति, कानूनी सहायता जैसे बहुत पाठ्यक्रम शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IVM। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला है? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, भारत और वियतनाम। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। म्यांमार में संघर्ष से ग्रस्त उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में अधिक समय से इंटरनेट शटडाउन जारी है। इसे दुनिया का अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला इंटरनेट ब्लैक आउट बताया गया है। म्यांमार की सरकार जनवरी 2019 से अराकान आर्मी नामक एक समूह से संघर्षित है, जिसे रखाइन बौद्धों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले सशस्त्र समूह के रूप में जाना जाता है। अधिकारियों ने 21 जून 2019 को इस क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है, जिसे अब 1 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। इस कारण यह दुनिया का सबसे लंबा ब्लैकआउट बन गया है। तो दोस्तों सही आंसर आपका है म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं हेमांग अमीन, शशांक मनोहर, सौरभ गांगुली या राहुल जौहरी। तो इसका सही आंसर है आपका हेमांग अमीन। बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। राहुल जौहरी के इस्तीफे के बाद हेमांग अमीन BCCI के अगले अंतरिम मुख्य कार्यकारी CEO होंगे। हेमांग अमीन जून 2010 में IPL की संचालन टीम में शामिल हुए थे। मी टू कैंपेन के दौरान एक महिला द्वारा यौन शोषण के आरोप के कारण राहुल जौहरी का कार्यकाल विवादों से घिरा रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका वो होगा हेमांग अमीन, ऑप्शन नंबर A। तो आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में नीति आयोग ने UN के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में माध्यम की स्वैच्छिक राष्ट्रीय यानी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू प्रस्तुत की है। इस परीक्षा का कौन सा संस्करण है? ऑप्शंस है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा। बात करते हैं इसके एक्सप्लेन की। आइए देखते हैं। नीति आयोग ने 13 जुलाई को भारत के दूसरे स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा यानी वॉलंटरी नेशनल रिव्यू संस्करण को संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत किया है। भारत ने VNR 2020 रिपोर्ट का शीर्षक डिकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल रखा। नीति आयोग ने 2017 में भारत का पहला VNR संस्करण तैयार करके प्रस्तुत किया था। संयुक्त राष्ट्र का उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG पर प्रगति को फॉलो अप और रिव्यू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, यानी कि दूसरा। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में ईरान ने चीन के साथ 25 वर्षों की रणनीति साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत चीन ईरान को कितनी धनराशि प्रदान कर रहा है? $400 मिलियन, $800 मिलियन, $600 मिलियन या $500 मिलियन? तो बात करते हैं आज इसके आंसर की। ईरान ने चीन के साथ लगभग $400 मिलियन की रणनीति साझेदारी को अंतिम रूप दिया है। चीन ईरान डील ने सैन्य सहयोग जैसे हथियारों का विकास, संयुक्त ट्रेनिंग और खुफिया सूचनाओं की ट्रेनिंग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त ईरान सरकार ने फंडिंग और परियोजनाओं की शुरुआत में भारत पक्ष से देर के चलते स्वयं ही निर्माण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के विकास के लिए अरबों रुपए का निवेश किया है। चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। यह चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान के ग्वाटर पोर्ट से महज 100 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, $400 मिलियन, $400 बिलियन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विश्व व्यापार संगठन WTO और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन
आईटीसी के ने किसके साथ मिलकर वैश्विक टैरिफ प्रोफाइल में 2020 संस्करण को जारी किया? अंकटाड, साइट्स, WWF या UNEP? तो इसके आंसर की बात करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल के 2020 संस्करण को जारी किया है। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल 2020 लगभग 170 से अधिक देशों और सीमा शुल्क क्षेत्रों द्वारा लगाए गए टैरिफ और गैर टैरिफ उपायों का व्यापक जानकारी प्रदान करता है। संबंधित अध्याय में चिकित्सा उत्पादों जैसे दवाओं और चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लिए बाध्य और लागू टैरिफ पर चर्चा की गई है। रिपोर्ट के अनुसार WTO के सदस्यों द्वारा सभी चिकित्सा उत्पादों को लागू औसत टैरिफ 4.8 है, 8%, जिसमें उच्चतम टैरिफ यानी औसतन 11.5% व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उत्पादों पर लागू है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंकटाड। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अन्य किस वर्ग को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान ही छूट दिए जाने की बात कही है? ऑप्शंस हैं जैन समुदाय, बौद्ध समुदाय, दिव्यांग वर्ग या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा दिव्यांग वर्ग। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पुष्टि की है, दिव्यांग यदि नागरिक के रूप में पिछड़े हैं, वे सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के रूप में छूट के समान लाभ के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले पर जोर देते हुए कहा कि एक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को विशेष रूप से बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। इस फैसले के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के नियोक्ताओं और कॉलेज, विश्वविद्यालयों और बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए SC, SC, ST उम्मीदवारों के समान छूट देने की अनुमति होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांग वर्ग। तो ओके दोस्तों, आज ये ख़त्म होता है यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपके पास डेली अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।